Hello everyone, welcome back to your new lecture. आज हम बात करते हैं पीरियोडिसिटी इन पीरियोडिक टेबल. फर्स्टली, व्हाट इज़ पीरियोडिसिटी? तो देखो, ये हमारी जो पीरियोडिक टेबल है इसमें कुछ वर्टिकल लाइंस है और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस है जिनको हमने बोला था पीरियड्स एंड ग्रुप्स. इन पीरियड्स और ग्रुप्स में पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट एंड ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करने पर ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है लाइक एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस, आयनिक साइज़, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इसके अलावा हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है इनमें टॉप से बॉटम और लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर क्या चेंजेस आते हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी बोलते हैं. ठीक है, अब हम सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो हमारे पास सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज़. आज हम सिर्फ 4 और 5 जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे. एटॉमिक साइज़ या रेडियस को, सेकंड आयनिक रेडियस को, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी को, फोर्थ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को और फिफ्थ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को. तो सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज़ की. तो देखो, एटॉमिक रेडियस बोल दो या साइज़ बोल दो, एक ही बात है. जो भी एटम है उसके सेंटर मतलब उसका जो न्यूक्लियस है वहाँ से उसके आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस, कि ये हमारा न्यूक्लियस और इसके सराउंडिंग में ये शेल प्रेजेंट है और ये इस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस प्रेजेंट होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस. अब देखो, एक और चीज़ है कि हम किसी भी एटम की साइज़ को या रेडियस को एग्जैक्टली मेज़र नहीं कर सकते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एटम जो है उसके सराउंडिंग में, ये जो एटम है इसमें न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड प्रेजेंट होता है और इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से हम किसी भी एटम की साइज़ या रेडियस को एग्जैक्टली मेज़र नहीं कर सकते हैं. ठीक है, फिर देखो, हम बात करते हैं अलग अलग तरीके की एटॉमिक रेडियस की. हमारे पास 3 टाइप की एटॉमिक रेडियस है जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ी है और कुछ जो है वो 9th में भी पढ़ी है. कोवेलेंट रेडियस आती है, मेटेलिक रेडियस आती है और वॉन्डरवॉल रेडियस आती है. अगर मैं कोवेलेंट रेडियस की बात करूँ तो कोवेलेंट रेडियस क्या होती है? देखो, कोई भी एटम के अकेले की रेडियस को मेज़र कर पाना पॉसिबल नहीं है. इसीलिए जो कोवेलेंट बॉन्ड से बाइंडेड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े हुए एटम्स होते हैं उनके लिए रेडियस को मेज़र किया जाता है. तो हमारे पास ये कोई कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है जस्ट लाइक Cl और Cl, ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है. ठीक है, ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है क्योंकि इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट है. ये जो दोनों एटम्स हैं ये रहे क्लोरीन के दोनों एटम्स. इन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसे हम कोवेलेंट लेंथ भी बोलते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी बोलते हैं. इन दोनों के न्यूक्लियस की डिस्टेंस की जो हाफ डिस्टेंस है उसे ही हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं. उसे ही हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं. ठीक है, तो कोई भी दो कोवेलेंट बॉन्ड से बाइंडेड एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ क्या होती है, कोवेलेंट रेडियस होती है. अब देखो आगे, कोवेलेंट रेडियस क्या हो गई, कोवेलेंट लेंथ का हाफ. जैसे Cl2 मॉलिक्यूल है, इसमें जो डिस्टेंस है वो 198 पिकोमीटर है, तो कोवेलेंट रेडियस कितना हो जाएगी, इसकी हाफ. सेकंड बात करते हैं मेटेलिक रेडियस की. जो मेटल के एटम्स होते हैं उनके बीच में किसी तरीके की बॉन्डिंग नहीं होती है, सिर्फ वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं. उनकी पैकिंग जो होती है वो एकदम क्लोज पैकिंग होती है. तो इन मेटल जो है उनके एटम के बीच, एटम जो है उनके न्यूक्लियस की डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे,
ये देखिए उनके न्यूक्लियस की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक लेंथ। और ये जो मेटेलिक लेंथ है इसकी जो हाफ है वो क्या हो जाएगी, मेटेलिक रेडियस। ठीक है, अब मेटेलिक रेडियस जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के लिए। ठीक है, अब हमने देखा कि जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स थे वो तो क्या थे, ओवरलैप्ड थे एक दूसरे के साथ। देखना यहाँ पे उन दोनों के बीच में क्या थी, बॉन्डिंग थी। यहाँ पे ओवरलैपिंग प्रेजेंट है इस तरीके की। जबकि हम क्या देख रहे हैं, जो हमारे मेटेलिक एटम्स है उनके बीच में किसी तरीके की कोई ओवरलैपिंग नहीं है, सिर्फ इनके बीच में क्लोज पैकिंग प्रेजेंट है। थर्ड हम बात करते हैं वॉन्डरवॉल रेडियस की। वॉन्डरवॉल रेडियस जो है वो मेज़र की जाती है मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए, जैसे हमारी कौन सी हो गई, नोबल गैसेस हो गई, या फिर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए। तो देखो ये तो हमारे नोबल गैसेस है जो अकेली एटम के फॉर्म में रहती है, जो बॉन्ड बनाकर नहीं रहती है बल्कि अकेला एटम रहता है, तभी इनको क्या बोला जाता है, नोबल गैसेस बोला जाता है। नोबल गैसेस का मतलब ये लेस रिएक्टिव होती है और किसी और के साथ रिएक्शन नहीं करती है, अकेली रहती है। ये जो नोबल गैसेस होते हैं इनका अकेला एटम प्रेजेंट होता है। तो ये दो एटम है किसी भी नोबल गैस के, इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। तो इनके न्यूक्लियस की डिस्टेंस का हाफ हमारा क्या होता है, वॉन्डरवॉल रेडियस। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, वॉन्डरवॉल रेडियस। दूसरा आप क्या दे सकते हो कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, जैसे ये एक Cl2 का मॉलिक्यूल है और ये एक Cl2 का मॉलिक्यूल है, तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में भी क्या प्रेजेंट होगा, अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होगा। जैसे ये Cl और ये Cl, फिर यहाँ पे ये अट्रैक्शन फोर्स, ये Cl और ये Cl। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो कौन सी होती है, कोवेलेंट रेडियस होती है। ठीक है, अब देखो ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं इनके न्यूक्लियस की डिस्टेंस का हाफ हमारी क्या होगी, वॉन्डरवॉल रेडियस। ठीक है, तो कोई भी जो मॉलिक्यूल्स है उनके न्यूक्लियस की डिस्टेंस का हाफ क्या होती है, वॉन्डरवॉल रेडियस। या फिर कोई भी मोनो एटॉमिक गैसेस है उनके न्यूक्लियस की डिस्टेंस का हाफ क्या होती है, हमारी वॉन्डरवॉल रेडियस। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी कौन सी होगी, वॉन्डरवॉल रेडियस। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर किसी तरीके का बॉन्ड नहीं है बल्कि बस एक अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट है। तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा हो गई तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई, वॉन्डरवॉल। फिर कोवेलेंट में तो क्या है, ओवरलैप्ड है, और मेटेलिक में इस तरीके से है, पास पास प्रेजेंट है। तो इसमें ओवरलैपिंग की वजह से साइज़ छोटा हो गया, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, कोवेलेंट, और मेटेलिक कौन सा हो गया, बीच का हो गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, कि एटॉमिक रेडियस को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। तो हम कोई भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे वहाँ पे हमारे पास 3 तरीके के फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी है उसको 3 तरीके के फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं। एक तो हमारे पास आता है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम Z इफ़ेक्टिव भी बोलते हैं, ये आप 10th में भी पढ़ के आए हो। सेकंड हमारे पास आता है नंबर ऑफ़ शेल्स, और थर्ड जो हमारे लिए नया है वो है स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट या शील्डिंग इफ़ेक्ट। सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ़ शेल्स की। तो आप देखो पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी है तो आपको पता है जब आप इधर टॉप से बॉटम और लेफ़्ट टू राइट मूव करते हो तो आप क्या देखते हो, टॉप से बॉटम मूव करने पर नंबर ऑफ़ शेल्स क्या होते जाते हैं, इंक्रीज़ होते जाते हैं। जैसे मैं बोलूँ फर्स्ट शेल में आपके कौन से आते हैं, लिथियम आता है, हाइड्रोजन आता है, लिथियम, सोडियम। तो अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो क्या आता है, 1s1, फिर इसका 1s2, 2s1, यही होता है। फिर इसका क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s1 सोडियम का। ठीक है, यही होगा। तो यहाँ शेल कितने, एक, फिर उसके बाद देखो यहाँ शेल 2, फिर यहाँ शेल 3। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो, जब आप टॉप से बॉटम की तरफ मूव कर रहे हो
तो नंबर ऑफ़ शेल्स क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो टॉप से बॉटम मूव करने पर नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होते हैं। लेकिन इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की अगर हम बात करें कि होता क्या है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो वो लास्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसे ही हम क्या बोलते हैं, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन बोल दो या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बोल दो, उनके ऊपर लगने वाला, उनके बीच में जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है उसे ही हम क्या बोलते हैं, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो देखो आप क्या देखते हो, जब आप पीरियोडिक टेबल के अंदर टॉप से बॉटम यानी पीरियड ग्रुप में जाते हो तो क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। पहले में ये एक शेल था, फिर उसके बाद दूसरे में आप क्या देख रहे हो, ये दूसरा शेल, फिर थर्ड में आप क्या देख रहे हो, ये तीसरा शेल। तो देखो यहाँ पे न्यूक्लियस के जस्ट पास में है, यहाँ न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है और यहाँ न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर है। तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा कहाँ लगेगा, जब न्यूक्लियस के एकदम पास में हो, ठीक है। तो जब आप किसी भी पीरियोडिक टेबल में किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होते हैं, और नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होने की वजह से इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाता है, डिक्रीज़ होता जाता है। तो टॉप से बॉटम जाने पर जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज़ होता जा रहा है, और नंबर ऑफ़ शेल्स क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। उसके बाद देखो थर्ड जो फैक्टर आता है वो आता है शील्डिंग इफ़ेक्ट या स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट। शील्डिंग का सिंपली मीनिंग हम क्या समझते हैं, कवर करना या ढक लेना। ये न्यूक्लियस हो गया, ये अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन हो गए, ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब क्या देखोगे, न्यूक्लियस का हर इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। जो पास में है उन पे ज़्यादा लग जाएगा, जो दूर है उन पे कम लगेगा। और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो देखो ये जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जो अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, ये इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करते हैं, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, मतलब धक्का मारते हैं। और जब इनके बीच में रिपल्शन बढ़ जाएगा तो ये आउटर शेल क्या होगा, न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा। और जब ये आउटर शेल न्यूक्लियस से दूर चला गया तो न्यूक्लियस का यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अगर ये पास में होता तो ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगता। लेकिन अब हो क्या रहा है, ये वाला शेल दूर चला गया अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन की वजह से। तो इस आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो रिपल्शन फोर्स है, जो एक्चुअल जो अट्रैक्शन फोर्स था उससे क्या हो गया, कम हो गया। मैं क्या बताना चाह रही हूँ, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट का मीनिंग क्या हुआ कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन को शील्ड करते हैं या स्क्रीन करते हैं, मतलब ढक लेते हैं, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल, ये जो बाहर वाला शेल है, इसके इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का उतना अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग पाता जितना लगना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ये क्या हुआ, दूर चला गया, ठीक है। तो शील्डिंग इफ़ेक्ट का मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये वो रिपल्शन फोर्स है जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर लगाते हैं, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो क्या हो जाता है, पहले से कुछ कम हो जाता है। तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स का लगने वाला रिपल्शन फोर्स, जिसकी वजह से आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो कुछ कम हो जाए, उसे ही हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट बोलते हैं। अब अगर हम बात करें साइज़ की, एटॉमिक रेडियस की या एटॉमिक साइज़ की, तो देखो तीन फैक्टर हमने पढ़े हैं। फर्स्ट है नंबर ऑफ़ शेल्स,
तो अगर शेल्स का नंबर इंक्रीज़ होगा, जैसे एक शेल है, फिर यहाँ पे 2 शेल है, फिर यहाँ पे शेल का नंबर और इंक्रीज़ हो गया तो 3 शेल है, तो कौन सा सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है? ये वाला। तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ होते जाने पर जो साइज़ है या रेडियस है वो भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज़ होती जाएगी। दूसरा फैक्टर आप देखना खुद से, हमने पढ़ा था इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफ़ेक्टिव। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफ़ेक्टिव क्या है? ये न्यूक्लियस और इसका आउटरमोस्ट शेल पे अट्रैक्शन फोर्स। जब ये इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो ये इसके क्या होगा? पास चला जाएगा, और जब ये इसके पास चला जाएगा तो साइज़ क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज़ क्या होती है? छोटी होती है, और नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होने की वजह से साइज़ क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। थर्ड, अगर मैं बात करूँ शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट की, तो स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट एक तरीके का क्या है? रिपल्शन फोर्स है। इस रिपल्शन की वजह से क्या हो रहा है? ये शेल दूर जा रहा है, तो ये साइज़ भी क्या होती जा रही है? इंक्रीज़ होती जा रही है। और अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है न्यूक्लियस और इसके बीच में, तो ये क्या होगा? पास में तो आने से रहा, ये आउटर शेल इस न्यूक्लियस के पास में आ ही नहीं पाएगा, और ये रिपल्शन जो है वो ज़्यादा है तो ये दूर चला गया, तो साइज़ क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। तो शील्डिंग इफ़ेक्ट की वजह से जो साइज़ होती है या एटॉमिक रेडियस होती है वो क्या होती जाती है? इंक्रीज़ होती जाती है। इसके अलावा आपके जो नंबर ऑफ़ शेल्स है वो इंक्रीज़ होने पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होती है, और इसके अलावा जेड इफ़ेक्टिव जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है आपका, वो इंक्रीज़ होने पे एटॉमिक रेडियस क्या होती है? डिक्रीज़ होती है। ठीक है, तो ये हमारे एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करने वाले या जो भी पीरियोडिसिटी में प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे उनको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं पीरियोडिसिटी इन एटॉमिक रेडियस, कि एटॉमिक रेडियस में टॉप से बॉटम और लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या चेंजेस आते हैं। तो ये हमने देखा था कि जब हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होते हैं। नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होने की वजह से जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है। दूसरा, आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ़ शेल्स जो होती है वो इंक्रीज़ होते हैं, तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? डिक्रीज़ होगा, और जब ये डिक्रीज़ होगा तो साइज़ क्या होती जाएगी? इंक्रीज़ होती जाएगी। फिर हम बात करते हैं लेफ़्ट टू राइट की। अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो रेडियस या साइज़ क्या होती जाती है? डिक्रीज़ होती जाती है। लेकिन सबसे लास्ट में हमारा कौन सा ग्रुप आ गया? नोबल गैस वाला ग्रुप आ गया, और नोबल गैस वाला जो ग्रुप है उसके लिए हम कौन सी रेडियस को कैलकुलेट करते हैं? वॉन डेर वाल रेडियस को कैलकुलेट करते हैं। तो वॉन डेर वाल रेडियस जो है, नोबल गैसेस की जो रेडियस है वो कौन सी है? वॉन डेर वाल रेडियस है। तो हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट अगर मूव करें तो लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है? इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है आपका वो इंक्रीज़ हो रहा है, और जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज़ होएगी। लेकिन जो आपका 18th ग्रुप या ज़ीरो ग्रुप है, जिसे आप नोबल गैस ग्रुप बोलते हो, उसकी जो साइज़ है वो सबसे बड़ी होगी। उसकी साइज़ सबसे बड़ी क्यों होगी? क्योंकि उनके लिए हम कौन सी रेडियस को कैलकुलेट करेंगे? वॉन डेर वाल रेडियस को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और जो हैलोजन्स है, मतलब 18 जो नोबल गैस से पहले वाला जो ग्रुप है 17 ग्रुप, उसके अंदर क्या है? हैलोजन। तो उनकी साइज़ क्या होगी? सबसे छोटी होगी, और जो हमारे नोबल गैसेस है उनकी साइज़ क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। तो ऑर्डर देख लो आप कि क्या ऑर्डर आएगा हमारे पास लेफ़्ट टू राइट। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन, जब हम इस तरफ मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती जा रही है? कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें टॉप से बॉटम, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। टॉप से बॉटम मूव करने पर नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होते हैं, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? डिक्रीज़ होते हैं। तो डिक्रीज़ होने की वजह से जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होती जाएगी? इंक्रीज़ होती जाएगी। एग्जाम्पल देखो हमारे पास, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीज़ियम, फ्रेंशियम। तो हम टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो साइज़ क्या होती जा रही है या रेडियस क्या होती जा रही है? हमारी कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज़ होती जा रही है। और एक सेकंड, इसको थोड़ा सा करेक्ट करना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम,
सीजियम और फ्रेंशियम, मतलब फ्रेंशियम को तो चलो हम स्किप कर देते हैं क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो टॉप से बॉटम जाने पर हमारे जो रेडियस है उसका ऑर्डर ये वाला रहेगा, ठीक है। कि टॉप से बॉटम जाने पर नंबर ऑफ़ शेल्स क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, और नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ होता जा रहा है, और वो डिक्रीज़ होने से जब आप टॉप से बॉटम मूव करोगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, और इंक्रीज़ का ये वाला साइन होता है, ठीक है ना। ये तो कौन सा साइन हो जाएगा, डिक्रीज़ वाला, तो उसको मेक सम करेक्शंस हियर, ठीक है, ओके। तो ये हमारी एटॉमिक रेडियस की बात हुई। अब सेकंड जो है वो हम पढ़ेंगे आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस जो होती है वो भी किसकी तरह होती है, एटॉमिक रेडियस की तरह ही है। सिर्फ आयनिक रेडियस में हम वर्ड बोल देंगे एक आयन, कि आयन के अंदर जो न्यूक्लियस और आउटर शेल है उनके इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस जो डिस्टेंस होती है वो न्यूक्लियस, किसी भी आयन में न्यूक्लियस और उनके आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, आयनिक रेडियस बोलते हैं। अब हमारे पास एक दो क्वेश्चन आते हैं कि कैटायन जो है वो ऑलवेज स्मॉलर होता है अपने न्यूट्रल एटम से, और एनायन जो है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है अपने न्यूट्रल एटम से। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, ऐसा होता क्यों है, तो वो हमें देखना है कि ऐसा क्यों हुआ।